आज के इस गहन विश्लेषण का विषय है हाइड्रोकार्बन। ये कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान और विशेषकर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ केवल रासायनिक सूत्रों को रटना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कैसे केवल दो तत्वों, कार्बन और हाइड्रोजन से बनी ये संरचनाएं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एकदम सही कहा आपने। एक शिक्षिका के तौर पर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हाइड्रोकार्बन कार्बनिक रसायन विज्ञान की नींव है। मतलब अगर आप नीट या बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बेसिक्स को समझे बिना आगे का काम नहीं चलेगा। हाँ, और मजेदार बात यह है कि हमारी रसोई की गैस यानी एलपीजी हो, वाहनों का ईंधन सीएनजी और पेट्रोल हो, या फिर रोज इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टियां, ये सब मूल रूप से एक ही चीज हैं, हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल। विज्ञान की ये जटिल बातें असल जिंदगी में कैसे काम करती हैं, इसका एक चरण दर चरण विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 हिस्सों में किया जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन का सीधा सा मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन। और आपने जो 3 हिस्से बताए वे हैं संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक्स, है ना? जी। संदर्भ और स्पष्टता के लिए बता दूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, उनमें कार्बन और कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकलाबंध, मेरा मतलब है सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ असंतृप्त में द्विआबंध मतलब डबल बॉन्ड वाले एल्कीन आते हैं, या फिर त्रिआबंध मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होते हैं। बिल्कुल सही। अब अगर हम सबसे पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन की बात करें तो इन्हें थोड़ा आलसी लेकिन ऊर्जा से भरपूर अणु कहा जा सकता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और अगर हम इस सूत्र में n की जगह 1 रख दें तो हमें इस परिवार का पहला सदस्य मिलता है, मीथेन। मीथेन की संरचना बड़ी दिलचस्प होती है। ये चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होती है और इसका बॉन्ड कोण 109.5 डिग्री होता है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि शुरुआत में एल्केन्स को पैराफिन कहा जाता था। लैटिन भाषा में इसका अर्थ है कम क्रियाशील, क्योंकि ये अणु सामान्य स्थिति में किसी और के साथ प्रतिक्रिया नहीं करते। ये बहुत शांत रहते हैं। ये तो हुई इसकी मूल संरचना की बात, लेकिन परीक्षाओं के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म, जिसे हम समावयवता कहते हैं, और उसका क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर पड़ने वाला सीधा असर। हाँ, व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज, मेरा मतलब है यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला में शाखाएं यानी ब्रांचिंग बढ़ती है, अणु का आकार गोल होने लगता है। मतलब एक लंबी सीधी चेन से सिकुड़कर वो एक गेंद जैसा आकार लेने लगता है। एकदम सही। अब इसे ऐसे समझिए, एक लंबी लकड़ी का सतह क्षेत्र ज्यादा होता है, लेकिन अगर उसे गेंद बना दिया जाए तो सतह क्षेत्र कम हो जाता है। आकार गोल होने से अणुओं के बीच का संपर्क क्षेत्र कम हो जाता है और इससे उनके बीच लगने वाला वॉन डर वाल्स बल कमजोर पड़ जाता है, जिससे क्वथनांक घट जाता है। बिल्कुल। बोर्ड और नीट दोनों में ये सवाल अक्सर घुमा फिराकर पूछा जाता है। उदाहरण के लिए नॉर्मल पेंटेन का क्वथनांक नियोपेंटेन से अधिक होता है, क्योंकि नियोपेंटेन में शाखाएं होती हैं और वो गोल होता है। ये बहुत ही काम का पॉइंट है। अब अगर एल्केन की अभिक्रियाओं की बात करें तो वुड्स अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है, जो सम संख्या वाले उच्चतर एल्केन बनाने के काम आती है। हाँ, और दूसरी सबसे जरूरी अभिक्रिया है मुक्त मूलक हैलोजेनीकरण। ये सूर्य के प्रकाश में होती है और इसके 3 चरण होते हैं, प्रारंभन, संचरण और समापन। ये एक तरह की चेन रिएक्शन है ना? प्रारंभन में मूलक बनते हैं, संचरण में वे नई श्रृंखलाएं बनाते हैं, और समापन में बचे हुए मूलक आपस में जुड़कर इस पूरी प्रक्रिया को रोक देते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही तरीके से इसे समराइज किया। चलिए अब आलसी एल्केन से आगे बढ़कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की तरफ चलते हैं। एल्कीन और एल्काइन जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के असली उस्ताद हैं। एल्कीन का सूत्र CnH2n है। एल्कीन की असली कहानी उस द्वे आबंध में छिपी है। इसमें एक कमजोर पाई आबंध होता है। ये कमजोर आबंध इलेक्ट्रॉनों का एक खुला खजाना होता है, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी ओर जोर से खींचता है। और यहीं पर वो मशहूर ट्रिक काम आती है जिसे हम मार्कोनिकॉफ का नियम कहते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है कि अमीर और अमीर होता जाता है। सही कहा। जब HPR जैसा कोई असीमित अभिकर्मक किसी असीमित एल्कीन से जुड़ता है तो ब्रोमीन वहां जाता है जहां पहले से हाइड्रोजन कम होते हैं,
और हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पहले से ज्यादा हाइड्रोजन मौजूद हो। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान क्या है? ये ऐसा क्यों बर्ताव करता है? ये कार्बोधनायन यानी कार्बोकेटायन की स्थिरता के कारण होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्थिर होता है, फिर 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। अभिक्रिया हमेशा उसी रास्ते से आगे बढ़ती है जो सबसे स्थिर हो। लेकिन विज्ञान में अपवाद तो होती ही हैं। अगर इसी अभिक्रिया में हम पेरोक्साइड डाल दें तो ये नियम बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जिसे खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। और यहाँ परीक्षाओं में फंसाने वाला एक बहुत जरूरी पॉइंट है। ये एंटी मार्कोनिकोव नियम केवल और केवल HBr के साथ काम करता है, HCl या HI के साथ बिल्कुल नहीं। ऐसा बांड ऊर्जा में अंतर के कारण होता है, सही कहा ना? एकदम सही। HCl का बॉन्ड टूटने के लिए बहुत मजबूत होता है और HI का बॉन्ड इतना कमजोर होता है कि आयोडीन के मूलक आपस में ही जुड़ जाते हैं। समझ गया। अब त्रिआबंध वाले एल्काइन का जिक्र करते हैं। इनका सूत्र CnH2n-2 होता है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा मतलब है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है कि एल्काइन का टर्मिनल हाइड्रोजन इतना अम्लीय यानी एसिडिक क्यों होता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, जबकि एल्केन या एल्कीन का हाइड्रोजन इतना अम्लीय नहीं होता। इसका सीधा कारण है sp संकरण। इसमें s गुण 50% होता है। s ऑर्बिटल नाभिक के सबसे करीब होता है, जिससे कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब वो कार्बन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इतनी तेजी से खींचता है कि हाइड्रोजन बेचारा H+ आयन के रूप में आसानी से बाहर निकल जाता है। बिल्कुल, और जो H+ आसानी से दे वही तो अच्छा अम्ल कहलाता है। क्या बात है। अब रसायन विज्ञान की एक बहुत ही मजेदार कहानी पर आते हैं, बेंजीन और एरोमेटिसिटी की दुनिया। एक वैज्ञानिक थे ऑगस्ट केक्यूले, जिन्हें बेंजीन की संरचना समझ नहीं आ रही थी। हाँ, काफी परेशान थे वो। और फिर एक रात उन्हें सपने में एक सांप अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाए हुए दिखा। और बस वहीं से बेंजीन यानी C6H6 की वो मशहूर रिंग जैसी संरचना का विचार दुनिया के सामने आया। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बेंजीन अत्यधिक असंतृप्त होने के बावजूद इतना स्थिर क्यों है? हाँ, 3 डबल बॉन्ड होने के बावजूद ये योगात्मक अभिक्रियाएं आसानी से नहीं करता। इसका मुख्य कारण है अनुनाद या रेजोनेंस। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह टिके नहीं रहते, वे लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं। मतलब विस्थानीकृत पाई इलेक्ट्रॉनों का एक बादल सा बन जाता है के ऊपर और नीचे एक शील्ड या कह लें एक ढाल बना लेते हैं। इसी ढाल के कारण बेंजीन बहुत ज्यादा स्थायी होता है और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देना पसंद करता है। और इसी रिंग पर जब पहले से कोई समूह बैठा होता है तो वो एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करता है, जिसे हम निर्देशात्मक प्रभाव कहते हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। वो पहले से मौजूद समूह तय करता है कि नया आने वाला समूह रिंग पर ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जाएगा या फिर मेटा स्थिति पर। ये सब इस पर निर्भर करता है कि वो समूह रिंग में इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अब तक तो हमने इसके बहुत ही उपयोगी और सैद्धांतिक पहलुओं पर बात की, लेकिन टून को थोड़ा गंभीर करते हुए हमें इसके खतरनाक पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुकेंद्रकीय हाइड्रोकार्बन, जिनमें 2 या उससे अधिक बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी होती हैं, वे स्वास्थ्य के लिए बहुत जहरीले और खतरनाक होते हैं। और ये हमारे पर्यावरण में आते कहाँ से हैं? मुख्य रूप से तंबाकू, कोयला या पेट्रोलियम के अधूरे दहन से, है ना? बिल्कुल, जब भी किसी चीज का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो ये रसायन बनते हैं, और जब ये मानव शरीर में प्रवेश करते हैं तो विभिन्न जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से सीधे हमारे डीएनए को नष्ट करना शुरू कर देते हैं। जो कि बहुत ही भयानक है, क्योंकि इसी डीएनए डैमेज के कारण कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होती हैं। सही कहा। इसलिए एक शिक्षक के तौर पर मैं हमेशा कहती हूँ कि विज्ञान के इन यौगिकों को सिर्फ किताबों या परीक्षाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इनका सीधा असर हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये साधारण अणु हमारे घरों को रोशन करने से लेकर हमारे डीएनए तक को प्रभावित करने की ताकत रखते हैं। बिल्कुल, एक छोटे से मीथेन अणु से लेकर प्रतिक्रियाओं के उस
उस्ताद एल्कीन और फिर कैंसर पैदा करने वाले जटिल बहुकेंद्रकीय हाइड्रोकार्बन तक। ये पूरी रासायनिक यात्रा बहुत ही अद्भुत है। और इस पूरी यात्रा में जो बात सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगती है वो है केकुले का वो सपना। केकुले ने एक सपने में सांप को अपनी पूंछ काटते हुए देखकर बेंजीन की जटिल संरचना खोज ली थी। विज्ञान के इतिहास में यह अपने आप में एक अनोखी और जादुई घटना है। सच में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड और प्रकृति के और भी कई रहस्य हमारे अवचेतन मन में कहीं छिपे हैं, जो बस एक सही कल्पना या सही सपने के जरिए बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं।